आज हम आपको जिस सच्ची घटना की कहानी बताने जा रहे हैं, उसे तो अंजाम कई वर्ष पहले दिया गया था, मगर इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को आज भी लोग याद करते हैं। कोई इसे सबसे बड़ा चालाक बताता है, तो कोई इसे इतिहास का सबसे बड़ा झूठ भी कहता है, मगर पक्के तौर पर कोई नहीं कहता है कि आखिर वो क्या था। यहां तक कि दुनिया की मोस्ट डेंजरस सिक्योरिटी एजेंसी में गिनी जाने वाली एफबीआई भी 45 सालों में इस अपराध को अंजाम देने वाले अपराधी को नहीं पकड़ पाई। हम 1971 में अमेरिका में विमान हाईजैक की घटना को अंजाम देने वाले मिस्टीरियस हाईजैकर डीबी कूपर की बात कर रहे हैं। तो आखिर पूरी घटना क्या थी? इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया? इस घटना को अंजाम देने वाला शातिर अपराधी डीबी कूपर कौन था? और वास्तव में डीबी कूपर कोई था भी या नहीं? और इसके साथ क्या कुछ हुआ? चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे। ये केस कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस केस को अमेरिका के इतिहास के बिगेस्ट मिस्टीरियस केस के तौर पर याद किया जाता है। 45 सालों की जांच पड़ताल के बाद भी एफबीआई के हाथ खाली ही रहे। पूरी कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 24 नवंबर 1971। अमेरिका के स्थानीय समयानुसार शाम के लगभग 4 बज रहे थे। एक लंबी चौड़ी कदकाठी का लगभग 40 से 45 साल का आदमी हाथ में एक छोटा सा सूटकेस लिए हुए अमेरिका के मशहूर पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है और नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के टिकट काउंटर की तरफ चला जाता है। इस व्यक्ति ने एक ब्लैक कलर का हैट भी लगाया हुआ था। यह व्यक्ति पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ्लाइट काउंटर पर जाता है और सिएटल शहर के टेकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने के लिए फ्लाइट संख्या 305 का $20 का वन वे टिकट खरीदता है। टिकट खरीदते समय यह व्यक्ति अपना नाम डैन कूपर बताता है। हालांकि एक घटना के बाद मीडिया गलती से डैन कूपर का नाम डीबी कूपर के तौर पर छापती है और यही नाम इसकी पहचान भी बन जाती है। खैर, ये वो समय था जब एयरपोर्ट पर आज की तरह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हुआ करती थी। यात्रियों को फ्लाइट में बैठाने से पहले भी किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की जाती थी, खासतौर से उनके सामानों की। फ्लाइट में कूपर के अलावा 36 और पैसेंजर यानी कुल 37 पैसेंजर तथा 6 क्रू मेंबर थे। समय होता है और एक के बाद एक सभी यात्री फ्लाइट में बैठ जाते हैं। क्योंकि अगले दिन अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे के मौके पर छुट्टी थी, इसलिए एयरपोर्ट पर भी कम भीड़भाड़ थी और जहाज के अंदर भी बहुत सारी सीटें खाली थीं। जहाज के अंदर आने के बाद एक सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कूपर अपना टिकट लेते हुए जहाज के अंदर दाखिल होता है और जहाज के लास्ट रो में मौजूद सीट संख्या 18E पर जाकर बैठ जाता है। बैठने के कुछ ही मिनट बाद ये एक गिलास शराब और कुछ ड्रिंक्स की भी मांग करता है। सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद तय समय पर यानी स्थानीय समयानुसार 2:50 पर फ्लाइट संख्या 305 पोर्टलैंड एयरपोर्ट से वॉशिंगटन के सिएटल शहर के लिए उड़ जाती है। फ्लाइट के उड़ने के कुछ ही मिनट बाद पिछली सीट पर बैठा डीबी कूपर अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है और वो टुकड़ा जहाज पर मौजूद 6 क्रू मेंबर्स में से एक फ्लोरेंस शेफनर नाम की क्रू मेंबर को दे देता है। उस समय फ्लोरेंस उसी व्यक्ति के ठीक पीछे वाली जंप सीट पर बैठी हुई थी। कागज के उस टुकड़े को एक सामान्य सा टुकड़ा समझते हुए फ्लोरेंस उसे बिना पढ़े मुस्कुराते हुए अपने पर्स में रख लेती हैं। फ्लोरेंस को ऐसा करते देख वो व्यक्ति थोड़ा पीछे की ओर झुकते हुए फ्लोरेंस से कहता है कि बेहतर होगा कि आप देख लो कि उस पेपर पर क्या लिखा हुआ है। मेरे पास एक बम है। इतना सुनते ही फ्लोरेंस घबरा जाती हैं और तुरंत वो पेपर खोल कर देखती हैं। उस पर लिखा हुआ था, मैडम, मेरे पास जो ब्रीफकेस है उसमें एक बम है और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बगल में आकर बैठ जाओ। ये पढ़ते ही फ्लोरेंस पेपर का वो टुकड़ा डीबी कूपर की तरफ बढ़ा देती हैं और फिर उस व्यक्ति के कहने पर ठीक बगल वाली सीट पर बैठ जाती हैं। फ्लोरेंस के बैठते ही वो व्यक्ति अपनी ब्रीफकेस को खोलता है और फ्लोरेंस को उसके अंदर देखने के लिए कहता है। ब्रीफकेस के अंदर फ्लोरेंस देखती हैं कि 2 पंक्तियों में कुल 8 लाल रंग के डायनामाइट लगे हुए हैं तथा सूटकेस के अंदर बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के स्विच, बैटरी तथा वायर भी लगे हुए हैं। फ्लोरेंस शेफनर को यह सब दिखाने के बाद कूपर तुरंत अपना ब्रीफकेस बंद कर लेता है और फिर फ्लोरेंस से पेपर पर कुछ लिखने के लिए कहता है।
जो कुछ भी उस कूपर ने लिखने के लिए कहा था, फ्लोरेंस ठीक वैसा ही लिखती हैं। ये कोई लव लेटर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने अपनी डिमांड लेटर लिखवाई थी। वो डिमांड लेटर लिखने के बाद फ्लोरेंस बड़ी ही सावधानी से उठकर कॉकपिट की तरफ जाती हैं और पायलट को बताती हैं कि प्लेन में एक व्यक्ति है जिसके पास बम है और उसने फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है। बदले में उसने अपनी डिमांड की एक लिस्ट भी भिजवाई है। उस व्यक्ति द्वारा लिखवाए गए डिमांड लेटर में वो व्यक्ति मांग करता है कि उसे जल्द से जल्द $2 लाख दिया जाए। ये रकम सिर्फ $20 के नोट में होनी चाहिए। $2 लाख कैश के अलावा वो व्यक्ति 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट की भी डिमांड करता है। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि अब फ्लाइट में होने वाली सारी एक्टिविटीज उसी की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। अगर पायलट ने जरा सी भी तेजी दिखाई तो वो बम से इस जहाज को उड़ा देगा। फ्लोरेंस शेफनर डिमांड लेटर लेकर तो कॉकपिट में चली गई थी, इसलिए अब डीबी कूपर तथा कॉकपिट के अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स के बीच बातचीत करवाने के लिए डीबी कूपर के बगल वाली सीट पर अब टीना मचलॉ नाम की क्रू मेंबर बैठ जाती है। अभी पायलट और प्लेन को हाईजैक कर चुके डीबी कूपर के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि इसी बातचीत के दौरान कूपर अब कुछ और अपनी शर्तें क्रू मेंबर्स के सामने रखता है। नई शर्तों के मुताबिक वो कहता है कि जब फ्लाइट सिएटल शहर में लैंड करेगा तो उस समय रनवे पर एक फ्यूल ट्रक मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा सभी पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। फ्लाइट के अंदर फिरौते की रकम टीना मैचलॉ लेकर आएंगी। इन सभी शर्तों को माने जाने के बाद डीबी कूपर कहता है कि अगर ऐसा होता है तो वो सभी पैसेंजर को सुरक्षित जहाज से उतरने देगा। उसके बाद फिर उसे 4 पैराशूट जहाज के अंदर भिजवा दिए जाएंगे। इस समय इस जहाज के मुख्य पायलट कैप्टन विलियम स्कॉट थे। जहाज हाईजैक किया जा चुका था तथा हाईजैकर ने अपनी डिमांड की एक पूरी लिस्ट पायलट को बता दी थी। इसलिए अब पायलट तुरंत स्थानीय एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और उन्हें प्लेन के हाईजैक होने की जानकारी देने के साथ साथ प्लेन के हाईजैक होने की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस तथा एफबीआई को भी दे दी जाती है। कमाल की बात तो यह थी कि जहाज का अपहरण हो चुका था, मगर जहाज के अंदर का माहौल इतना ज्यादा शांत था कि बाकी यात्रियों को जहाज के अपहरण होने की भनक भी नहीं लगती है और वो सभी आराम से अपनी मंजिल आने का इंतजार करते रहते हैं। हालांकि जब क्रू मेंबर्स को लगने लगता है कि वो समय पर जहाज को लैंड नहीं करा पाएंगे तो जहाज के ही एक फ्लाइट अटेंडेंट की ओर से ऐलान किया जाता है कि जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, इसलिए जहाज को समय पर लैंड नहीं कराया जा सकेगा। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पैसेंजर्स के बीच डर ना फैले। जब इस हाईजैकिंग की खबर पुलिस और एफबीआई को लग जाती है तो ये सभी तुरंत इस समस्या को जल्द से जल्द निपटाने के रास्तों पर विचार करने लगते हैं। मगर काफी देर की बातचीत और सोच विचार के बाद भी हाईजैकर को निपटाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है और अंत में बाकी पैसेंजर की जान बचाने के लिए अब सरकार की ओर से फैसला किया जाता है कि हाईजैकर ने जो भी रकम की डिमांड की है वो उसे उपलब्ध करा दी जाएगी और उसकी सभी शर्तें मानी जाएंगी। इन सब प्रक्रिया में समय लगता है और जहाज अगले 2 घंटे तक अमरीकी शहर के ऊपर ही चक्कर काटता रहता है। इसका नतीजा ये होता है कि कुछ यात्री अपना आपा खोने लगते हैं और डीबी कूपर की हरकतों को समझते हुए उसी से सवाल जवाब करने लगते हैं, मगर कूपर कोई जवाब नहीं देता है और खामोश होकर सामने वाले को बैठने का इशारा करता है। इधर जहाज के अंदर हालात बिगड़ रहे थे और उधर डिमांड के मुताबिक सिर्फ $20 को जोड़कर $2 लाख की रकम जुटाने में प्रशासन के हालात खराब हो रहे थे। इसलिए एफबीआई के कई बड़े एजेंट सिएटल शहर के आसपास मौजूद सभी बैंकों में चले जाते हैं और वहां से पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं और काफी मेहनत के बाद $2 लाख जमा कर लिया जाता है। डीबी कूपर ने पैसों के साथ साथ 4 पैराशूट की भी डिमांड की थी, इसलिए पैराशूट का भी इंतजाम कर लिया जाता है। सब कुछ फाइनल होने के बाद एटीसी द्वारा फ्लाइट के मुख्य पायलट कैप्टन स्कॉट को जानकारी दी जाती है कि सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। सरकार द्वारा हाईजैकर के सारे डिमांड मान लिए गए हैं, इसलिए अब आप जहाज को लैंड करा सकते हैं। पूरी तरीके से तसल्ली होने के बाद डीबी कूपर भी जहाज को लैंड करने की इजाजत दे देता है। हालांकि यहां पर भी एक नई शर्त रखी जाती है कि जहाज को मेन टर्मिनल के बजाय एक साइड वाले टर्मिनल पर उतारा जाए। इस तरह सब कुछ फाइनल होने के बाद 5:46 पर फाइनली जहाज सिएटल के टेकोमा एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया जाता है। फ्लाइट के लैंड करने के बाद डीबी कूपर द्वारा यह भी शर्त रखी जाती है
कि एयरपोर्ट पर केवल एक व्यक्ति ही जहाज की तरफ पैसे और पैराशूट लेकर आएगा। ये सभी चीजें जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद दरवाजे की तरफ से आएंगी। और होता भी ऐसा ही है। डीबी कूपर की शर्तों के मुताबिक फिरौती की $2 लाख की रकम पहुंचा दी जाती है। इसके अलावा जहाज के पिछले दरवाजे से उस तक 4 पैराशूट भी पहुंचा दिए जाते हैं। जहाज के अंदर तक पैसा ले जाने में भी कुछ दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उस समय $2 लाख का वजन ही 10 किलो से ज्यादा हो चुका था। जब डीबी कूपर को पैसा और पैराशूट मिल जाता है तो वो उन सभी चीजों को अच्छे से देखता है और पूरी तसल्ली होने के बाद वादे के मुताबिक वो एक के बाद एक सभी 35 पैसेंजर्स को जहाज से सुरक्षित उतार देता है। क्रू मेंबर के ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि पैसेंजर के साथ साथ उन्हें भी जहाज से उतरने का मौका मिल जाएगा, मगर कूपर नई शर्त रखते हुए फ्लाइट के सभी क्रू मेंबर्स को फ्लाइट के अंदर ही रहने का हुक्म देता है और पायलट को जहाज उड़ाने की नई गाइडलाइंस बताता है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जहाज अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़नी चाहिए। जहाज की ऊंचाई 10,000 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कूपर पायलट को यह भी हिदायत देता है कि जहाज के लैंडिंग गियर खुले होने चाहिए तथा साइड वाले विंग फ्लैट 15 डिग्री झुके हुए होने चाहिए। जहाज का केबिन पूरी तरह अनप्रेशराइज्ड होना चाहिए। ये सभी डिमांड काफी अजीब थी, मगर पायलट के सामने इन बातों को मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यहां यात्रियों को उतारने के साथ साथ जहाज की रीफिलिंग भी होती है और ईंधन डल जाने के बाद फाइनली एक बार फिर से जहाज एक गुमनाम मंजिल की ओर उड़ जाता है। इस समय शाम के लगभग 7:40 हो रहे थे। जहाज के दोबारा उड़ते ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फ्लाइट संख्या 305 के पीछे मैकॉर्ड एयरफोर्स बेस से अमेरिकी एयरफोर्स के 2 F-106 जहाज भी लगा दिए जाते हैं। हालांकि ये दोनों जहाज फ्लाइट 305 के ऊपर और नीचे इस तरह से उड़ रहे थे कि फ्लाइट 305 के अंदर मौजूद लोगों को इन दो जहाजों के बारे में कोई पता नहीं चल पाता है। जहाज के दोबारा हवा में जाने के बाद अब तक जो क्रू मेंबर कूपर के बगल में बैठे हुए थे, कूपर उन्हें केबिन में जाने के लिए कहता है और केबिन को अंदर से लॉक करने का भी ऑर्डर देता है। क्रू मेंबर्स के कॉकपिट के अंदर जाते ही कूपर अपनी जगह से उठता है और पैसों को अपनी कमर में तथा पैराशूट के अंदर रखना शुरू कर देता है। ये आखिरी नजारा था जब जहाज के अंदर मौजूद किसी क्रू मेंबर ने डीबी कूपर को देखा था। इसके बाद आगे डीबी कूपर क्या करता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगती है और सभी कॉकपिट के अंदर मौजूद लोग कूपर के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। अभी पायलट और दूसरे सदस्य अगले आदेश का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी 8 बजे के आसपास कॉकपिट की एक इमरजेंसी लाइट जलती है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि जहाज का पिछला स्टेयरकेस एक्टिवेट हुआ है। इस वार्निंग के मिलते ही कॉकपिट के क्रू मेंबर्स इंटरकॉम की मदद से कूपर से कांटेक्ट करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो बताओ। जवाब में कूपर सिर्फ कहता है नो। ये कूपर के आखिरी शब्द थे जो किसी ने सुने थे। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से 8:13 पर क्रू मेंबर्स को जोर का झटका लगता है। जहाज का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। हालांकि किसी तरह पायलट स्थिति को संभालने लगता है, मगर ऐसा करने में उन्हें दिक्कत आ रही थी क्योंकि पिछला दरवाजा खुला हुआ था, जिससे जहाज के अंदर बाहरी हवा आ रही थी। फिर भी किसी तरह पायलट जहाज को संभालते हैं। अगली कुछ देर तक जहाज यूं ही उड़ता रहता है। फिर फाइनली जहाज को रेनो टेहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करवाने का प्लान बनाया जाता है, मगर समस्या ये थी कि जहाज का पिछला स्टेयर खुला हुआ था। ऐसे में लैंडिंग करवाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए एक बार फिर से क्रू मेंबर कूपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कूपर से पिछले स्टेयरकेस को बंद करने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि जहाज सुरक्षित लैंड कर सकें, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है और आखिरकार जहाज उसी हालत में रेनो एयरपोर्ट पर 11:02 पर सुरक्षित लैंड कर जाता है। जहाज लैंड हो गया था, मगर अब भी लोग जहाज के पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि जहाज के अंदर डीबी कूपर अब भी मौजूद है या नहीं, और वो बम अभी जहाज के अंदर है या नहीं। इसलिए कुछ देर तक एफबीआई के एजेंट के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी जहाज से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहते हैं और जहाज के अंदर मौजूद क्रू मेंबर इंटरकॉम की मदद से कूपर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन स्कॉट खुद ही अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो देखते हैं कि जहाज में अब कोई नहीं है।
इस तरह कंफर्म हो जाता है कि डीबी कूपर यानी जहाज को हाईजैक करने वाला व्यक्ति अचानक से जहाज के अंदर से बीच में ही कहीं गायब हो चुका है। उसने जो 4 पैराशूट मंगवाए थे उसमें से 3 पैराशूट भी नहीं थे। इसलिए भी साफ हो रहा था कि कूपर बीच में ही कहीं जहाज से कूद गया है। जब ये कंफर्म हो जाता है कि डीबी कूपर अब जहाज के अंदर नहीं है, तुरंत एफबीआई की बम स्क्वाड जहाज के अंदर जाती है और आधे घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद जहाज को सुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। जहाज तो बम से बच गया था, मगर अब दर्जनों सवाल पीछे छूटे थे जिसका जवाब जांच अधिकारियों को ढूंढना था। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि जहाज को हाईजैक करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था, उसकी सच्चाई क्या थी, वो कहां का रहने वाला था। इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलते जब यह पता लगता कि वो दिखता कैसा था। इसलिए जितने भी लोगों ने, खास तौर से 2 क्रू मेंबर्स ने डीबी कूपर से बात की थी, उनके बयानों के आधार पर डीबी कूपर की स्केच बनवाई जाती है और फिर उसकी खोजबीन शुरू हो जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि कूपर ने एक फर्जी नाम का इस्तेमाल करके टिकट हासिल किया था। इसके अलावा जहाज के अंदर से सबूत जुटाने की कोशिश की जाती है और उन सबूतों के आधार पर हाईजैकर्स तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, मगर कहीं से भी एफबीआई को कामयाबी नहीं मिलती है। पुलिस की ओर से जो पैसा फिरौती के रूप में हाईजैकर्स को दिया गया था, उन सभी नोट के सीरियल नंबर रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए गए थे, ताकि भविष्य में कोई व्यक्ति इन पैसों को खर्च करता है तो खर्च करने वाले व्यक्ति को पकड़ा जा सके। पुलिस इस पर भी नजर रखती है, मगर लंबा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ खाली रहते हैं और कूपर एक रहस्य ही बना रहता है। जिस लोकेशन पर जहाज में अचानक से जोरदार झटका महसूस हुआ था, उस इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाया जाता है, क्योंकि यह अंदाजा लगाया जाता है कि इसी इलाके में डीबी कूपर पैराशूट के जरिए जहाज के ऊपर से कूद गया होगा। हालांकि अंदेशा यह भी जताया जाता है कि विपरीत मौसम होने की वजह से कूपर की मौत हो गई होगी, इसलिए उसकी लाश को भी ढूंढने की कोशिश की जाती है। महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहता है। जंगल, नदी, मैदान सब छान लिए जाते हैं, मगर कहीं से भी कूपर का अता पता नहीं चलता है। इधर दूसरे सबूतों तथा संदेह के आधार पर 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जाता है और कईयों से कई महीनों की पूछताछ चलती रहती है, मगर अंत में सभी बेगुनाह साबित होकर बचते रहते हैं और पुलिस तथा एफबीआई की तलाश जहाज के हाईजैकर्स को लेकर जारी रहती है। इस तरह हाईजैकर की तलाश में पुलिस वाले और एफबीआई को लगे हुए 2, 4, 10 से ज्यादा साल हो जाते हैं और कहीं भी पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिलती है। हालांकि इस दौरान एक नदी के किनारे खेलते हुए एक बच्चे को मिट्टी के नीचे $20 वाले नोट के 3 बंडल मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि नोटों पर वही सीरियल नंबर अंकित है जिस सीरियल नंबर वाला पैसा फिरौती के रूप में डीबी कूपर को दिया गया था। इस पैसे के मिलने से एक बार फिर से चर्चा आम हो जाती है कि डीबी कूपर ने यह पैसा यहां छुपाया होगा, जबकि दूसरी थ्योरी यह बताई जाती है कि रात के अंधेरे में जहाज से कूदने की वजह से कूपर गलती से नदी में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई होगी और यह पैसा बहते हुए नदी किनारे चला आया होगा। मगर सवाल उठता है, तो बाकी पैसा कहां गया? ऐसे ही तथ्यों के आधार पर इस दावे को परखा गया तो लोगों ने इस संभावना को भी नकार दिया। इस तरह समय बीतता गया, मगर फ्लाइट संख्या 305 को हाईजैक करने वालों तक पुलिस और ना ही एफबीआई पहुंच पाई। यहां तक कि 45 साल तक इस केस की जांच होती रही। कई करोड़ रुपए डीबी कूपर को खोजने या पकड़ने के लिए अमेरिकी सरकार ने खर्च कर दिए, मगर कूपर को जिंदा या मुर्दा पकड़ना तो दूर की बात है, एफबीआई उसकी पहचान तक साबित नहीं कर पाई। अंततः 2016 में इस केस को बंद कर दिया गया। एफबीआई के इतिहास में यह उन चुनिंदा केसों में शामिल रहा जिसकी जांच कई साल तक चलती रही और अंत में एफबीआई के हाथ खाली रहे। वैसे कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि जहाज को किसी क्रू मेंबर ने बड़ी ही सफाई के साथ हाईजैक किया और खुद को बचाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक काल्पनिक कैरेक्टर पेश कर दिया ताकि खुद को बचाया जा सके। इसके अलावा भी दर्जनों संभावनाएं आईं, मगर तथ्यों के आगे सबके सब दावे कमजोर होते गए और डीबी कूपर एक रहस्य ही बना रह गया। दोस्तों, आपके अनुसार जहाज को किसने किडनैप किया होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। ऐसी ही अमेजिंग सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।